चलिए देखिए, ये यूपी पॉलीटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या कोई दूसरा भी पॉलीटेक्निक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें हम फिजिक्स में चैप्टर ले रहे हैं वेक्टर एंड मोशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम काम की बात करेंगे जो एग्जामिनेशन में हमारे लिए बेनिफिशियल। ओके, तो वेक्टर्स को तो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम मोशन ले लेते हैं इसमें। ओके, देखते हैं किस टाइप के मोशन के इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मोशन क्या होता है, टॉपिक का नाम लगेगा यहाँ पर, हेडिंग लगेगी मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है, जब बॉडी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। मान लीजिए पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी टाइम गुजर गया, टाइम निकल गया और बॉडी पहुंच गई लेट अस से यहाँ पे पॉइंट सी पे, ठीक है ना। तो अब कहीं से भी बॉडी होके आई हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने क्या देखा, मान लीजिए कि ए से सी तक पहुंचने में टाइम 5 सेकेंड लगा, कितना 5 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी ने पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर ली, चेंज। तो अगर बॉडी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर लेती तो हम बोलते हैं कि बॉडी ने मोशन किया है, बॉडी ने मोशन किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया मोशन। आप लोग को भी मोशन पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको करना है जो मेनली इसमें मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, चलिए तो मोशन इन वन डायमेंशन में हम बात करते हैं। वन डायमेंशन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मोशन हो रहा होगा, या अलोंग वाई एक्सिस, या अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में मोशन कर रही होगी बॉडी, या वाई एक्सिस की दिशा में मोशन कर रही होगी, या जेड एक्सिस की दिशा में मोशन कर रही होगी। तो ये 9th और 10th बेसिस है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा डेरिवेटिव आना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ है। इसको हम एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई चींटी है, एंड कोई चींटी है, वो पॉइंट ए से कहां जा रही है, पॉइंट सी पे या बी पे, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, जो रास्ते से वो गई है ना, इस रास्ते की लंबाई आप मेजर कर लीजिए। ये जो रास्ते की लंबाई होगी यही क्या होगी, पाथ लेंथ, और यही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, करेक्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या मैंने बोला है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। देखिए बॉडी ए से चली थी, बी पे गई, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, और फाइनल क्या है। तो ए से बी को ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ये थोड़ा सा तिरछा चला गया है, ठीक है। ये देखिए, ये दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये ए बी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जो पाथ लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। स्केलर मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो चेक कर रहे हो आप, जब डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन को एरो से दिखा रहा हूं, ए से बी की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड, ठीक है ना। स्पीड सबको पता है क्या होता है, फॉर्मूला इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस आपको इतना ही अभी ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हमको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। किसकी, एवरेज स्पीड में आपको क्या करना है, देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर हुआ हो किसी मोशन में, उसको आप कैलकुलेट कर लो किसी भी तरीके से, उसको डिवाइड लगा दो टोटल टाइम से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ, एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ये ए से बी तक बॉडी गई है मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट सी है बीच में, ठीक है। तो
माना कि बॉडी ए से कहां तक गई है, बी तक, ठीक है, और माना कि ए से सी तक जब वो गई ना तो उसकी स्पीड v1 थी। कितनी थी? v1। ध्यान से सुन लीजिए, ए से सी जब वो चलती है तो उसकी किस स्पीड से चलती है? वो v1 से। और सी से बी जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है? v2 है। तो ना हमको पूछा गया कि भाई पूरी जर्नी कहां से कहां तक है? ए से बी तक। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बता दो। तो जब ऐसा कुछ आएगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 क्या है? ए से सी तक की स्पीड, और सी से बी जाती है तो बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर लेती है। कितनी कर देती है? v2। तो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कैसे निकालोगे? 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए जरा, इसको देखिए, बॉडी चल रही है, ठीक। आपने क्या देखा कि कभी धीरे चल रही थी, कभी तेज चल रही थी, फिर धीरे हो जाएगी, फिर तेज, यानी कि इसकी स्पीड क्या कर रही थी? चेंज। लेकिन अगर आप सोचो जरा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पूछूं, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, जैसे ये जा रही है, मतलब अब इसकी स्पीड बताओ, अब अगले ही पल चेंज हो जाएगी, ठीक। जो मैंने बोला अब इसकी स्पीड बताओ, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगले पल ही वो अपनी स्पीड क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी, ठीक। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, वो हम निकालते हैं, ध्यान से जरा चेक करिए। फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल्स टू ds बाय dt से, v इज इक्वल्स टू ds बाय dt से, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाती है? v इज इक्वल्स टू ds बाय dt, यानी कि s क्या है यहाँ पर? s है डिस्टेंस, s क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है, और t क्या है यहाँ पे? टाइम। यानी कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। आई रिपीट, डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। या कभी कभी आपको ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है, ये v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। इसका मतलब क्या है कि x क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्टेंस। अरे s की जगह x लिख देगा, बस y लिख देगा। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, dy बाय dt, जहां पे y क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो आप क्या बोला करोगे कि हमने डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकाला है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कैसे दिया रहेगा एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन। जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं निकालना आता है, देख लें कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले उसको समझ लें। आपको डिस्टेंस, एस का मतलब डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस का एक इक्वेशन दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसे 2t स्क्वायर प्लस t ऐसा कुछ प्लस 3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? एक ऑपरेटर होता है डी बाई डी टी, ये ऑपरेटर होता है डी बाई डी टी। इसको लगाएंगे एस पे और इसको लगाएंगे इस पूरे ब्रैकेट पे। तो डी बाई डी टी को अगर एस पे लगाओगे तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा, और डी बाई डी टी को इस पूरे ब्रैकेट पे लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 3। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है डेरिवेटिव में, जो भी t की पावर है उसको आगे ले आओ और t की पावर 1 माइनस कर दो। तो ये t की पावर कितनी है? 2, 2 2 सा कितना हो जाएगा, मतलब इसको मैं दिखा देता हूं आपको, ये 2 आगे आ जाएगा और t की पावर में क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे, यहां पर भी t की पावर कितनी है? 1, 1 को आगे ले आएंगे, 1 को आगे ले आएंगे और t की पावर 1 थी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक। और याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर होता है अकेला तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। तो 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 2 = 4 और t की पावर 2 माइनस 1, t की पावर 1, t की पावर 1 को t भी लिख सकते हैं, प्लस हाँ 1, ध्यान से जरा चेक करिएगा, 1 t की पावर कितनी हो गई? 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, यानी कि t की पावर 0, और t की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। तो t की पावर 0 1 आ गया, तो ये हो गया 4t प्लस 1। तो डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है, t की पावर को आगे ले आओ और t की पावर में से 1 माइनस कर दो। तो बहरहाल ये आ गया आपके पास ds बाय dt, ठीक है ना। यही क्या है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग v से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है, आपको बोलता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट
t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या बोलेगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि ये बॉडी जा रही थी, जैसे ही दूसरा सेकेंड लगा ना तब इसकी स्पीड बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आपको डिस्टेंस का एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, जो डेरिवेटिव आएगा ना उसमें t की जगह कितना पुट कर दोगे 2 सेकेंड। ठीक, अगर उसने बोला होता t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव आया है उसमें t की जगह क्या डाल देंगे, हाँ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे लिखते हैं हम, ये देखो ये ds बाय dt ही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ds बाय dt अभी अभी हम लोग ने निकाला है, कितना आया है 40 प्लस 1, तो यहाँ t की जगह क्या रखोगे 3, 4 3 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 मीटर पर सेकेंड होगा अगर टाइम सेकेंड में ले और डिस्टेंस किस में ले, मीटर में, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो 13 मीटर पर सेकेंड इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3। इसमें कोई डाउट है, कुछ नोट करना है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम और भी जब आपको डेरिवेटिव करके दिखाएंगे तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है ds बाय dt, यानी कि ध्यान रखें जब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको स्पीड मिल जाती है। और इसी तरीके से जब आप स्पीड का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाँ, तो एक्सेलरेशन का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं यहां पर एक, उसको देखिए जरा किस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाला करेंगे। ठीक है ना, चलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा dv बाय dt, dv बाय dt। ठीक है, यानी कि v का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल थोड़ा सा लंबा होगा, उसको ध्यान से चेक करिएगा। मान लीजिए s इज इक्वल्स टू दिया है उसने 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब देखिए मैंने आपको पूछा एक्सेलरेशन बताओ, मुझे क्या बताओ, एक्सेलरेशन बताओ एट टाइम t इज इक्वल्स टू लेट अस से 3 सेकेंड। तो भाई देखो एक्सेलरेशन तो तब बता पाओगे ना जब आपको वेलोसिटी पता होगी, क्योंकि पहले वेलोसिटी निकालोगे तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालिए, और वेलोसिटी निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालते थे, ds बाय dt करके, यानी कि ds बाय dt। कैसे निकलेगा ds बाय dt, बताइए, इसको डेरिवेटिव करो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 3 और t की पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे प्लस 3, और ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और t की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 प्लस, ये कांस्टेंट है, अकेला 5 बैठा हुआ है, जब नंबर दिखता है अकेला तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0। ये हो गया 2 3 6, और t की पावर 3 माइनस 1 क्या होता है 2, प्लस 3 2 6, और t की पावर 2 माइनस 1, t की पावर 1, t की पावर 1 t होता है, और प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से चेक करिए, जो ds बाय dt निकाला है ना आपने, ये जो ds बाय dt निकाला है ना आपने, यही क्या है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी पता चल गई, तो आपने क्या देखा, आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी थी या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी। देखो मैं बार बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, बोलने दो, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम अपना क्रैक करना है तो हम उस पर बात करेंगे। हालांकि बहुत अगर मैं डिटेल में चला जाऊं तो ये तो खत्म ही नहीं होगा 15-20 दिन तक। ठीक है, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस तो इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस एग्जाम अपना बढ़िया करना है। उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, वरना इसका तो वेक्टर फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो वो सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। चलिए, अब आपको एग्जाम किस तरीके से करना है वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। चलिए देखिए, अब आपको जब आपने डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकाल लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी आ गई आपकी 60 स्क्वायर प्लस 60, ये आ गया। अब आपको जब देखिए वेलोसिटी पता चल गई है तो आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, इसका डेरिवेटिव निकाल लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाय dt क्या होगा, फिर से वही करना है, इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या करेंगे, t की पावर को आगे ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12, और t की पावर 2 माइनस 1 t प्लस, ध्यान से चेक करो यहाँ t की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 6 1 जा 6, और t की पावर 1 माइनस 1 0, और t की पावर 0 कितना होता है,
टी की पावर 0 1 होता है भाई, टी की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे यानी कि आप सिंपल शब्दों में सुन लीजिए, अगर कभी भी आपको टी दिखे ना तो टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1, टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, तो यहां आ गया 6। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो ये क्या मिल गया आपको, एक्सेलेरेशन मिल गया। अब एक्सेलेरेशन, लेकिन उसने क्या पूछा था, एक्सेलेरेशन एट, क्या पूछा था, एक्सेलेरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 3, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पूछा था टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो ये जो एक्सेलेरेशन आया है इसमें आप टाइम t की वैल्यू कितना रख दोगे, 3 रख दोगे। 12 3 जा 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 कितना होता है 42। यूनिट क्या आएगा, एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन निकालना हो गया। इसमें कोई डाउट है बताइए? अच्छा, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं, फिर अभी क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके जो काम की चीजें हैं, जो फॉर्मूला वगैरह है, उसको हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो 9th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ना, वही है। जिन बच्चों को नहीं पता है देख लें। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद कर लें प्लीज, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये 3 इक्वेशंस हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है कि जो लेटर्स लिखे हैं इनका क्या मतलब है। u का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, u का क्या मतलब होता है, हाँ इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, अभी आप कुछ भी बोल दो अपने एग्जाम के लिए, लेकिन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर। बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ओके, तो u इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है और v क्या है, फाइनल स्पीड होती है। ठीक है, s क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। s का मतलब स्पीड मत समझ लेना भाई, ठीक है। u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड, s डिस्प्लेसमेंट। a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, ठीक है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, और t क्या होता है आपका, टाइम। और कुछ तो नहीं बचा, चेक करो जरा, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि थोड़ा सा फील कर लीजिए आप कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, एक्सेलरेशन होता है आपका a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी, यानी कि जब चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड लगाते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, भाई चेंज इन वेलोसिटी तो है ऊपर जो लिखा है, क्योंकि ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये कोई बॉडी ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद, कितनी देर के बाद, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद v हो गया, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। भाई ऐसे बॉडी जा रही है, अरे आप स्कूटी चलाते हो ना, तो आप एक्सीलरेटर जब बढ़ा देते हो, ऐसा खींच देते हो एक्सीलरेटर, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना उसकी, और ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगले 2 सेकंड में क्या हुआ कि आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक, और बढ़ा के लेटर से वेलोसिटी बढ़ गई और हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। हमने बोला भाई बताओ एक्सेलरेशन कितना आया, तो आप यहां से निकाल लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, अपॉन टाइम कितना है 2। 8 माइनस 5 क्या होता है 3, और 3 अपॉन 2 क्या होता है 1.5, ठीक है, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो यूनिट भी किसका आएगा, वेलोसिटी का या स्पीड का। स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है सेकेंड, तो ये वाला सेकेंड नीचे आएगा, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है? अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर एक्सेलरेशन कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, प्लस का आया आंसर कि नहीं। तो याद रखना, जब भी आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी, जब भी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, देखो बढ़ रही ना, 5 से बढ़ के 8 हो जा रही, तो आंसर एक्सेलरेशन का आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब भी
स्पीड घटेगी, जब भी स्पीड घटेगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। आंसर कैसा आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यही एग्जांपल था, ठीक है। इस बार इनिशियल स्पीड ले लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गाड़ी कैसे चल रही थी 8 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दी किसी बंदे ने ना, 2 सेकेंड तक ब्रेक लगा के रखी और उसकी फाइनल स्पीड हो गई, घट गई, स्पीड घट गई, कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब मैंने पूछा एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8 अपॉन टाइम कितना है 2, और चेक कर लीजिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ये बड़ा नंबर है तो -3/2, यानी कि साइन क्या आ गया -1 पॉइंट, यानी कि बॉडी अब एक्सलेट नहीं हुई है, बॉडी अब डीसेलरेट हो गई है। क्या हो गई है, एक शब्द का यूज करेंगे हम, डीसेलरेट हो गई है बॉडी। क्या हो गई है, डीसेलरेट हो गई है, यानी कि ब्रेक लगा दिए गए हैं बॉडी में, ठीक है। तो जब बॉडी में, जब ब्रेक लगता है बॉडी में, बॉडी को कोई रेजिस्ट करता है, उसके मोशन को कोई रोकने की कोशिश करता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो आंसर एक्सेलरेशन का कैसा आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, हाँ कुछ नोट करना है या आगे बढ़े, अच्छा ये नोट करना है, नोट करो इसको। मोशन के स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस में पहले हम बात करेंगे कि इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सुनिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही हो ना, इसको देखिए मार्कर को, ये देखिए अभी ये रेस्ट में है, अभी स्टार्ट होगा देखना, ठीक। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है 0, हमेशा याद रखो। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है 0, ठीक है ना। जैसे अभी देखो, ये मान लो ये कार है, अभी ये रुकी हुई है, अब ये चलेगी अभी, तो उसकी इनिशियल स्पीड रेस्ट पे थी ना ये, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी लोगे आप 0, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कराया जाएगा, फ्री फॉल मतलब ऐसे था और ये छोड़ दिया गया ऐसे, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितनी लोगे 0, याद रखना, ठीक। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो u कितना हो जाएगा आपका 0, और देखिए जब u अगर 0 हो जाएगा, u मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले आपके पहला, दूसरा, तीसरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, पहला फॉर्मूला देखो चेंज हो जाएगा आपका, पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू u गायब हो जाएगा यहां से, क्योंकि u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो v इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 80। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u गायब हो जाएगा यहां से, भाई u 0 हो जाएगा, और 0 इंटू टी क्या होता है 0 ही होता है, तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, क्या बचेगा s इज इक्वल्स टू 1/2 80 स्क्वायर हो गया। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as में क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, 2as हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2as, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत है, हाँ इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए जरा, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो ना, तो बॉडी की वेलोसिटी का डिक्रीज कर रही हो, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी भी डिक्रीज करने का एग्जांपल बताया ना मैंने, स्कूटी में आप ब्रेक लगा रहे हो, कार में आप ब्रेक लगा रहे हो, तो वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये सभी फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, माइनस में, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, v इज इक्वल्स टू u माइनस 80, सेकेंड बनेगा s इज इक्वल्स टू ut, और यहां क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक, माइनस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as,
ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो पहले मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बता देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी जा रही है, देखिए ये बॉडी है, देखिए ये बॉडी ये जा रही है, ठीक है। अभी आपने चेक किया इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, कितनी 2 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो इसकी स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है, ठीक। तो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना तो हम बोलते हैं बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से जरा चेक करिए, मान लीजिए कि कोई बॉडी यहां पे जा रही है, ठीक है, ए से कहां पे गई, बी पे, ठीक है ना। तो ए से जब बी पे गई तो अगर उसकी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, कितनी 5, और आपने चेक किया 4 सेकेंड के बाद चेक किया आपने, और 4 सेकेंड के बाद आपने क्या देखा, जब वो बी से होके गुजर रही थी तो बी पे उसकी फाइनल स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल स्पीड है वही क्या है उसकी फाइनल, यानी कि ना मान लो मैं आपको बोल दे रहा हूं रास्ते में उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई कहीं, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे ना, यहाँ ध्यान से चेक करिए, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेक करो जरा, v कितना है 5 है, और u कितना है 5 है, और टाइम कितना है 4 है। अब नीचे कुछ भी हो लेकिन ऊपर 5 - 5 क्या आ गया 0, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 0। यानी कि ध्यान से सुन लीजिए कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो ना, तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है, याद रखिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए ये बॉडी रखी हुई है, चल नहीं रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 0 है, नहीं चल रही तब भी 0। लेकिन क्या कोई ऐसा केस होता है कि बॉडी चल रही हो उसके बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन 0 है? तो हाँ, ऐसा केस होता है। ऐसा तब होता है जब कोई बॉडी कैसे चलती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो याद रखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। डन। अब देखिए इसी में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन कितना बताया मैंने 0। तो याद रखिए जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी तो ये सभी फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे। पता है क्या बन जाएंगे, ये चेक करो, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए जरा, पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, v = u हो जाएगा, v = u। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। और सच बात तो है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल होगी। चेक करो, यही तो है यहाँ पे, जो इनिशियल है वही फाइनल है। v = क्या आ गया u। दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा, चेक करिए, s = ut। क्या हो जाएगा, s =
यूटी ए की वैल्यू 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये कौन सा केस है, जब बॉडी कैसे चल रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और तीसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए की वैल्यू 0 रख दो तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का ये मतलब है कि देखिए बॉडी या तो ऐसे जा रही होगी ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ, या तो ऐसे जा रही होगी नीचे से ऊपर। दोनों केस डिस्कस करेंगे। पहले जब बॉडी ऊपर से नीचे जा रही, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर, देखो टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसलिए क्योंकि उसको बॉडी को कौन गवर्न कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, जब बॉडी नीचे आती है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के बॉडी की वेलोसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बॉडी की वेलोसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो बॉडी एक्सलेट हो जाती है। और ऊपर जब फेंकते हो आप, जब बॉडी ऊपर जाती है तो बॉडी की स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। ध्यान से चेक करिए, ऊपर जा रही तो पल भर के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। यहां पे पल भर के रुकी थी और वापस कहां आ गई, नीचे, क्योंकि इसको लगातार कौन खींचता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको खींचता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। फॉर डाउनवर्ड मोशन में, फॉर डाउनवर्ड मोशन में आपको चेक करिए यहां पर, ये जो पहला फॉर्मूला है ना, यहां एक्सलेशन की जगह क्या हो जाएगा, जी। ए की जगह क्या हो जाएगा, जी। और जी क्या है, ग्रेविटी नहीं है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एक्चुअल में ये एक्सलेशन है ना, तो एक नेचुरल एक्सलेशन एग्जिस्ट करता है जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वेटर पे, और पोल पे कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह g ले लेंगे। g भी एक तरीके का एक्सलेशन ही है, परेशान ना हो, लेकिन ये एक तरीके का कांस्टेंट वैल्यू है। देखो ये वाला जो एक्सलेशन है ना, ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के इंजन पे, कि गाड़ी का इंजन कितना फोर्स लगा रहा है। जब आप जब उसको एक्सलेटर ऐसा बढ़ा देते हो तो उसकी मशीन ऐसा काम करती है कि उसको धक्का मार देती है गाड़ी को, है ना, और तेज चला देती है तो वो एक्सलेट हो जाता है। तो ये एक्सलेशन को आप लोग कंट्रोल करते हो। ठीक है, ट्रेन चला रहा है, जो होता है पायलट ब्रेक लगाता है तो डिसेलरेट हो जाती है, तो ये कंट्रोल में होता है। आप एक तरीके से बोल सकते हो आर्टिफिशियल एक्सलेशन, इसको आप लोग कंट्रोल करते हो। साइकिल चलाते हो आप, ब्रेक लगाते हो, फिर तेज चला देते हो, तो इसको आप कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जी भी एक तरीके का एक्सलेशन है, आप नहीं कंट्रोल करते हो उसको, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और पोल्स पे कितना होता है, 10। तो जी के दो वैल्यू हम लोग को लेने पड़ेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप कंट्रोल नहीं करते हो, ये फिक्स होता है। भाई ध्यान से सुन लीजिए, है तो दोनों एक्सलेशन, लेकिन ये जी फिक्स होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल्स टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ, ए की जगह क्या रख देंगे, जी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब फॉर अपवर्ड मोशन, यहां पे मैं कर रहा हूं, ध्यान से चेक करिए जरा, फॉर अपवर्ड मोशन। अब देखो भाई, आप प्रैक्टिकल करके खुद ही देख लो ना, ये देखिए, ये डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या कर रही, बढ़ रही, और ये अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी घट रही है।
अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती तो चलता चला जाता, रुकता ही नहीं। लेकिन ये देखो, ये पल भर के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है। यानी कि सिर्फ ऊपर वाले मोशन को देखो, सिर्फ ऊपर वाले को, नीचे आने वाले को मत देखना। सिर्फ ऊपर वाले को देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि हमने तो वेलोसिटी लगा के फेंका था इसको, लेकिन ये जाकर टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है पल भर के लिए? 0। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है तो बॉडी डीसेलरेट हो जाती है। यानी कि हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, माइनस रखेंगे, माइनस में रखेंगे, समझे? यानी कि ये सभी जी किस में रख देंगे हम? माइनस में। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अपवर्ड मोशन के लिए v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी, और s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस 2g's। कोई डाउट है? नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, द डिस्प्लेसमेंट s is related with time t in the equation। यहां पे देखिए एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट s है, ये टाइम t से इस तरीके से रिलेटेड है। s इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन कितना होगा? अभी बताया था एक्सेलरेशन। आपको मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी निकाल लो सबसे पहले। वेलोसिटी क्या होती है? ds बाय, और जब वेलोसिटी आ जाए तो क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन। क्या होता है? dv बाय a इज इक्वल्स टू क्या होता है? dv बाय। तो चलो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है? ds बाय dt। यानी कि याद है ये s का इक्वेशन दिया है, इसका क्या निकाल लेंगे? इसकी हेल्प, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगी पहले? वेलोसिटी, ठीक है। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, कैसे आएगा बताओ? चलो बताओ। ये 2 आगे आ जाएगा, 5 2 जा 10, और t की पावर 1 माइनस कर देंगे तो t 5t प्लस, अभी बताया था t का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। और अगर आपको करना भी तो कर लो, t की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, और t की पावर में से 1 माइनस करना, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। t की पावर 0 कितना होता है? 1। तो t की पावर 0 1 होता है भाई, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा केवल 4। जब भी आपको 4t दिखे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4। 5t दिखे तो आंसर क्या आएगा? 5। 6t दिखे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो 4t का आंसर कितना आ जाएगा? 4, ठीक। और 3 कांस्टेंट है तो इसका आंसर कितना होगा? 0। इसको छोड़ देंगे। अब आपको वेलोसिटी मिल गई ना, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है ना उसको 2 बार डेरिवेटिव निकाल लो। पहली बार निकालोगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। एक बार और निकालोगे तो क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन। अब चेक करो, अब तो बता सकते हो 5t का डेरिवेटिव कितना होगा? 5, ठीक है, और 4 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। समझ में आ गई बात? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 यूनिट्स। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? ऑप्शन बी पे। कर लीजिए। इसमें 10 आ रहा है। ओ हो, गलत हो गया, गलत हो गया। बता भी नहीं बैठी हूँ। डेरिवेटिव 5 to 10 होता है कि नहीं? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। डिस्प्लेसमेंट एस इज रिलेटेड विद द टाइम टी इन द इक्वेशन। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ds बाय dt। यानी कि जो भी s का इक्वेशन दिया है इसका पहली बार डेरिवेटिव निकालोगे ना, जब पहली बार, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। चलो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और जो वेलोसिटी आ जाएगा उसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी, चलो इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जो भी नंबर दिखेगा ना उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अगर आपको 4t दिख रहा है तो 4t का डेरिवेटिव 4। इसी तरीके से जब आपको 5t कहीं दिखे, 5t बोल रहा हूं, 5t स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, 5t का डेरिवेटिव, यानी कि कभी भी पीछे t लगाओ तो बस नंबर को लिख दो, ठीक है। 6t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6। 7t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 7। माइनस 8t का डेरिवेटिव क्या होगा? -8। -8। चलो करते हैं। डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बताया था? पावर को आगे ले आओ, तो 5 2 जा 10, और t की पावर में से 1 माइनस कर दो, तो t की पावर 2 है, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो t की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे? t प्लस 4t का डेरिवेटिव 4, और कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, ये t लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या आ गया आपका? वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब वेलोसिटी मिल गया आपको, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10t प्लस 4। अब क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय
dt, यानी कि जो वेलोसिटी आई है ना उसका भी डेरिवेटिव निकाल लो फिर से। चलो अब बताओ 10t का डेरिवेटिव कितना होगा 10, ठीक है, प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो आंसर क्या आ गया एक्सेलरेशन आपका 10 यूनिट्स। तो हम टिक लगाएंगे ऑप्शन ए पे, 10 यूनिट्स इज द एक्सेलरेशन। कर लीजिए, हो गया। यार तक क्यों लिखेंगे, चलो छोड़ो पढ़ दे रहे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ और आपको पता भी है। क्वेश्चन 2 है मेरे पास, इसको तो अभी हम करेंगे, बताएंगे आपको। क्वेश्चन 2 है, बोल रहा है वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी। वर्टिकल जर्नी मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी, टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी। जरा इसको देखना, जरा यहां पे इसका टॉप था, ठीक, तो बताओ जरा जब ये टॉप पे पहुंची थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0। यही आपको क्वेश्चन पूछा है। जब ये टॉप पे जाती है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करो, स्लो मोशन में देखो इसको, तो ये
टॉप पे जाके पल भर के लिए रुकेगी ना, तो टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो वही क्वेश्चन करता है वो, वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी। वर्टिकल मतलब ऊपर की दिशा में जा रही है, वर्टिकल जर्नी, सॉरी, द वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। बोल भी रहा है बॉडी को कहां फेंका, क्योंकि वर्टिकली तो ये भी होता है और ये भी, जो अर्थ पे परपेंडिकुलर बना है वो वर्टिकली होता है। तो वर्टिकली तो ये देखो, ये एक हमने खड़ा कर दिया, ये परपेंडिकुलर ही है, ये वर्टिकल है, नीचे भी हो सकता है, और लेकिन वो बोल रहा है प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो जब भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर फेंका गया हो तो टॉप पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 पे आप टिक लगाइएगा। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को देखो जरा, इसको आपको एज अ कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना है सब कुछ। बोल रहा है एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी इज u। ध्यान से जरा चेक करिएगा, एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो ये देखिए यहां से हमने इसको फेंका, ये देखिए, अब ये तो बड़ी जल्दी चला जा रहा है, मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा। ये देखो, फिर यहां वेलोसिटी 0 होगी और लौटेगा। तो ध्यान से सुनो, अब मैं इसको बोर्ड में आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक। ये देखो, यहां से ये इसका बेस था जहां से हमने इसको ऊपर उछाला था। तो ये बॉडी जब जाएगी ना ऊपर, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे, किसी भी, जैसे जमीन से h हाइट पे, मान लो h की वैल्यू 2 मीटर है, कितनी है? तो अगर जमीन से जितनी ऊंचाई पे इसकी वेलोसिटी जब आपने ऊपर फेंका था ना, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? घट रही है, डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है? तो जमीन से मान लो 2 मीटर ऊंचाई पर इसकी वेलोसिटी u थी, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड ले लो, अपने मन से ले लो, समझने के लिए मैं बस बता रहा हूं। ये ऊपर गई, यहां तक गई, ठीक। और जब ये लौट रही होगी ना, यहां जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टॉप पे 0। जब ये लौट रही होगी ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट पे आएगी, यहां पर जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी, तो जितनी उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते टाइम थी ना इस पॉइंट पे, उतनी ही नीचे आते टाइम इस पॉइंट पे होगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, समझ में आई बात? अब यहां पे मैं आपको और भी कुछ दिखा सकता हूं, जरा बात समझिए। मान लीजिए ऊपर गई, यहां पहुंच गई, 2 मीटर की जगह कहां आ गई? 4 मीटर पे यहां पहुंच गई, ये 4 मीटर है पूरा, ठीक। अब ये वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 5 से घट के 2 मीटर पर सेकंड हो गई, कितनी? तो ये टॉप पे जाके यहाँ 0 हो जाएगी, और जब लौटेगी तो जब इस पॉइंट से गुजर रही होगी ना, और अगर आप इसकी वेलोसिटी चेक कर लेना तो कितनी वेलोसिटी लेके नीचे आ रही होगी वो, समझ गए? तो याद रख लीजिए, जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है ना, तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे जितनी वेलोसिटी होती है ना उसकी, ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी घटती है, मना नहीं कर रहे हैं, टॉप पे जाके 0 हो जाती है, लेकिन जब वो नीचे लौट रही होती है और उसी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी चेक कर लें, तो जितनी वेलोसिटी उस पॉइंट पे जाते टाइम थी उतनी ही आते टाइम। ये रूल याद हो गया आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो और सॉल्व कर लो। क्या बोलता है? एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रही है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर जाती हुई बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? u है। तो द वेलोसिटी एट द सेम हाइट while बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी इज, यानी कि जब नीचे अंडर ग्रेविटी, जब नीचे फॉल कर रही होगी, नीचे वापस आ रही होगी, तो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? जाते टाइम उस पॉइंट पे कितनी थी? u। तो आते टाइम भी कितनी होगी? u। तो किस पे टिक लगाओगे? u पे। कर लो, कोई डाउट?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है पर्सन कवर्स हाफ द डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद डिस्टेंस विद स्पीड v2। हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से जरा चेक करो। हमने ये बनाया, मान लो कोई बंदा है वो a से कहां गया, b पे, कोई बंदा a से b पे गया, ठीक। a से b तक का डिस्टेंस हमने s मान लिया, कितना हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखो जरा, ये मिड पॉइंट है, m क्या है इसका, मिड पॉइंट है, क्योंकि देखो वो बोल रहा है ना कि ये पूरा डिस्टेंस तो मैंने s माना है, तो बताओ अगर m मिड पॉइंट है तो am कितना हो जाएगा, s/2, भाई पूरे डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, s/2, s का आधा s/2, और ये वाला डिस्टेंस m से b, ये भी कितना हो जाएगा, s/2। अब ध्यान से जरा चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1। वो जो बंदा है आधी दूरी को कौन सी स्पीड से तय करता है, v1 से, यानी कि a से m तक किस स्पीड से जाता है, v1 से, और m से b किस स्पीड से जाता है, क्योंकि बची हुई हाफ डिस्टेंस को कौन सी स्पीड से तय करता है, वो v2 से। अब आपको उसने पूछा है द एवरेज स्पीड। देखो भाई, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से जरा चेक करिए, टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि नहीं पता है, चेक करिए कितनी है, s है, तो ऊपर तो s रख देंगे, लेकिन टोटल टाइम तो तभी पता चलेगा जब a से m तक का टाइम पता चल जाए और m से b तक का टाइम पता चल जाए। तो माना a से m तक का टाइम कितना है, t1 है, और m से b तक का टाइम कितना है, t2 है। t1 क्या है, a से m तक का टाइम, और t2 क्या है, m से b तक का टाइम। अगर मैं t1 t2 निकाल लूं ना और दोनों को जोड़ दूं तो मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब टाइम कैसे निकालें, हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर भेजो, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। अब टाइम t1 निकाल लो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, लेकिन तुम t1 निकालने जा रहे हो ना, a से m तक का टाइम, तो अगर तुम t1 निकालने जा रहे हो तो डिस्टेंस कहां से कहां तक की लोगे, डिस्टेंस लेनी है और स्पीड लेनी है। तो टाइम t1 के लिए डिस्टेंस कहां से कहां तक की लोगे, a से m तक की, और स्पीड भी कहां से कहां तक की लोगे, a से m तक की, क्योंकि टाइम कहां से कहां तक निकालना है तुमको, a से m तक का टाइम तुमने क्या माना है, t1। तो डिस्टेंस की जगह हम a से m तक की डिस्टेंस कितनी है, s/2, तो ऊपर क्या रख देंगे, s/2 अपॉन नीचे स्पीड, a से s तक की स्पीड कितनी है, v1 स्पीड से आता था, ये आ गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 कहां जाएगा, नीचे, तो टाइम t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, s अपॉन 2 टाइम्स v1, ठीक। सिमिलरली टाइम t2 जब निकालोगे, ठीक है, टाइम t2 जब निकालोगे तो टाइम t2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कहां से कहां तक लेंगे, m से लेके b तक, कितना डिस्टेंस है, s/2 अपॉन m से b तक का स्पीड कितना है, v2 है, ठीक है ना। ये 2 नीचे आ जाएगा तो t2 कितना हो जाएगा, s/2v2। ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब यहां ले जाके फॉर्मूले में सॉल्व कर दीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, s है पूरा, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस, तो s अपॉन t1 प्लस t2 की वैल्यू, t1 कितना आया है, s अपॉन 2v1, s अपॉन 2v1 प्लस t2 कितना है, s अपॉन 2v2, s अपॉन 2v2, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो जरा, नीचे का बस आप चेक करो, एलसीएम ले लो, नीचे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो कहां करूं, इस क्वेश्चन को रब कर दूं,
बस कुछ नहीं करना है, आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। s ऊपर है, नीचे से s कॉमन ले सकते हो, नीचे से s कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2। ये s से s कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, ऊपर 1 बच गया, 1/, नीचे चेक करो, इन दोनों का एलसीएम लोगे, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हम 2 लिखेंगे बस, और v1 इंटू v2, ये एलसीएम हो गया। ठीक, अब इसके पास v2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा v2 से, और ये v1 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, और ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v2 प्लस v1 बोलो या v1 प्लस v2, बात सेम है। और अभी शुरू में क्लास में आपको बताया भी था कि अगर हाफ डिस्टेंस, कोई बंदा अगर पूरी जर्नी की हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से आता है और हाफ v2 स्पीड से आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिए, इस पे टिक लगा लीजिए, कर लीजिए। क्या डाउट है बताओ, करो, हो गया क्या, हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई लगाना। वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x is described by equation x is equals to 3 minus 40 minus 5t square minus 6t cube in terms of time t. The initial velocity along x axis ये तो दिन भर रोती ही रहती हैं, अब फिर रोने लगी, मालिश ना करो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को s से दिखा सकता है, y से दिखा सकता है, x से दिखा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट को उसने किससे दिखाया है, x से, ठीक है। और x किसके टर्म्स में, टाइम t के टर्म्स में, तो वही वो आगे बोलता है इन टर्म्स ऑफ टाइम t द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अच्छा देखो कोई बात नहीं, देखो मैं वेलोसिटी तो निकाल लूंगा, वेलोसिटी में कैसे निकालता था, ds बाय dt से, याद है वेलोसिटी में कैसे निकालता था, ds बाय, अब s की जगह क्या आ जाएगा x, dx बाय dt से निकाल लूंगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा बस, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ध्यान दो जरा, वो क्या कहता है, द इनिशियल वेलोसिटी बोलता है वो आपको, द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल मतलब समझ रहे हो, एकदम शुरुआत की वेलोसिटी। जब कोई चीज शुरू होती तो टाइम कितना होता है, 0। जब तुमने चलना शुरू किया तो घड़ी में टाइम, मतलब जब तुम रेस लगाते हो तो टाइम कहां से काउंट किया था, स्टॉप वॉच से, 0 से। आप समझ में आया, तो याद रखिएगा एग्जाम में जब भी वो इनिशियल वेलोसिटी पूछेगा ना ऐसे क्वेश्चन में, तो वो आपको टाइम देगा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा टाइम t इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो ध्यान से देखिए, ये जो इनिशियल वेलोसिटी था इसकी वजह से मुझे टाइम t इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 0। चलो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। हाँ तो dx बाय dt, चलो भाई बताओ, चलो बताओ, इसका डेरिवेटिव निकालो। 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, 3 का क्या हो जाएगा 0,
फिर माइनस 4t का क्या होगा 4, तो माइनस का 4 माइनस 5t स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 5 2 10, तो माइनस 10t, क्योंकि पावर में एक माइनस कर देंगे ना, और ये 3 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 6 3 18, और t की पावर में 1 माइनस कर दो, 3 - 1 t की पावर 2, बिल्कुल ठीक। देखो आगे ये 0 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, ठीक। ये आ गया आपके पास। अब v इज इक्वल्स टू dx बाय dt व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू, टाइम t का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना रखोगे 0, क्यों भाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है और इनिशियली टाइम कितना होता है 0, तो रखो -4 माइनस 10 इंटू 0, टाइम t की वैल्यू 0 रखो, 10 इंटू 0 0, माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम किस पे, सॉरी वेलोसिटी है भाई, मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, बट उसने यूनिट बोला है, तो -4 यूनिट्स पे हम टिक लगा देंगे। कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आया। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2.0 का मतलब 2 ही तो होता है। सेकेंड वाली हैंड समझते हो ना, घड़ी देखिए ना, जो सेकेंड वाली सुई होती है उसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो एक घड़ी बना लेते हैं, चलो यहाँ पर ये देखिए घड़ी, एक वॉच, एक घड़ी हमने बना ली, वॉल पे जो टांगी आती है। और ध्यान से आपने चेक किया हो तो यहाँ 12 लिखा रहता है, यहाँ 1 लिखा रहता है, यहाँ 2 लिखा रहता है और यहाँ 3, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 और 1 के बीच में कितने सेकंड का गैप होता है, 5 सेकंड का, ये 5 बार चलती है। देखो ये सुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। तो 15 सेकंड पे कहां पहुंच जाएगी वो 3 पे। तो पहले सुई कहां थी, यहां पे, यहां पे देखिए, यहां 12 लिखा था सेकंड वाली। अब घूम के कहां आ गई 15 सेकंड में 3 पे। ध्यान से जरा चेक करिए। तो सुई की जो टिप है, सुई की जो टिप समझते हो, उसकी नोक ना यहां चल रही, एक सर्कल बना रही है ऐसे करके। तो अगर मैं पूछूं कि सुई की नोक जो है वो डिस्टेंस कितना तय कर रही है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लंबाई, रास्ते की, तो रास्ते की तो ये लंबाई है, ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको नाम दे दो ए, ये इनिशियल पॉइंट है टिप का, टिप मतलब सुई की नोक का, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कर दोगे, मिला दोगे। ये देखो, यही क्या है, ए से बी तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी तक क्या है,
और आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको उसने डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या बोल रहा है? द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये कितनी लंबी है? 2 सेंटीमीटर। अब घूम गई सुई ऐसे, ये भी कितनी है? तो और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि 90 जब 4 बार होगा तभी तो 360 आएगा। नहीं समझे? जब वो 12 से घूम के 3 पे आ जाएगी, यानी कि 15 सेकंड चल लेगी, तो एंगल कितना बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है ना? चेक करो जरा। वही वो आपको बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप हैंड इन 15 सेकंड। तो 15 सेकंड टाइम t = 0 पे यहां थी और टाइम t = 15 सेकंड पे यहां आ गई, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो गई? AB हो गई। AB ही क्या है? उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। AB निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा? 90 के सामने हाइपो होता है ना, हाइपोटेन्यूस। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है? अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। ठीक है? तो AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे। 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेंगे, और ये 2 और 2 के पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2√2, और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो टिप का डिस्प्लेसमेंट 15 सेकंड में कितना है? 2√2 सेंटीमीटर। कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। मिनट हैंड है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कौन सी हैंड है? मिनट हैंड है। ठीक है? सेकेंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है। ठीक है? तो ये मिनट हैंड है मान लो, और मिनट हैंड की लंबाई कितनी दी है उसने हमको? हाँ, ये सेंटर है घड़ी का, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है? यही रेडियस होगी इस सर्कल की। अब देखो जरा, मैं अगर आपसे पूछूं मिनट की हैंड 30 मिनट में कहां पहुंच जाएगी? बताओ जरा। मिनट की हैंड 30 मिनट में कहां पहुंच जाएगी? यहां 12 लिखा होता है, और 1 2 3 यस 4 5, और यहां 6 पे पहुंच जाएगी घूम के। भाई ये है 30 मिनट चलेगी, ऐसे 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 करके यहां पहुंच जाएगी। ये आ गया। ये पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। ठीक है? अब बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यही तो है, यही तो है, यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है? उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पढ़ लो क्वेश्चन। अब क्या बोलता है? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन 30 मिनट। 30 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो यही तो होगा। अगर ये 1 है तो ये भी कितना है? 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर पे टिक लगा लीजिएगा। समझ में आया? इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, वही तो हो जाएगा। डायमीटर कितना होता है? 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू, तो 2 1 2, या फिर ऐसे कर लो 1 + 1 कितना हो गया? 2 कर लो। 2 सेंटीमीटर पे टिक लगा लेना। ठीक है? वेक्टर भी करा दें क्या? चलो करवा ही दे रहे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में और कोई वेक्टर बी ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, एक पैरेललोग्राम तैयार कर लो। कैसे? इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक, और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लो। इनका जो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो आप ऐसे करके इसके डायगोनल से दिखाओगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिखाओगे, ठीक है ना। तो दो वेक्टर के बीच का जब एंगल आपको दिया हो थीटा, तो उनका रिजल्टेंट हम ऐसे दिखाएंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल से। उनका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहले वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की जो वैल्यू दी होगी आपको। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसने अगर बोला फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन, ऐसे बोल दिया, तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, 5 न्यूटन बोला है तो 5 लेंगे, 10 न्यूटन बोला है तो 10 लेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो दो वेक्टर हैं अगर आपके पास ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन पढ़ो, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो 2 इक्वल फोर्सेस, डायग्राम बना ले, चलो 2 इक्वल फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि ये भी F है, माना पहला फोर्स क्या है, F है, और दूसरा फोर्स भी क्या है, F है, ठीक है ना। 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, तो थीटा कितना रख दोगे, 60 डिग्री। फाइंड द फोर्सेस, यानी कि ये जो दोनों फोर्स है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, F निकालना है, ठीक है। इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 300 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, हाँ अब समझ में आया। तो ये देखो ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, माना वो किससे दिखाया जाता है, R से। तो ये रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है आपको, अब आप ध्यान से चेक करिए, A की जगह आपको क्या दिया हुआ है, F, वेक्टर A की जगह क्या दिया हुआ है, F, और वेक्टर B का जगह क्या दिया हुआ है, F, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे थे, उठा के इक्वल थे। उस फॉर्मूले में रख दो, तो जो रिजल्टेंट होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू, देखो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो देखो पहला वेक्टर क्या है, F है, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर भी क्या है, F है, प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर भी F है, और तो 2 इंटू F करोगे तो F का स्क्वायर आ जाएगा, वेरी गुड। और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस, हाँ एंगल दोनों के बीच का कितना है, 60। कोई दिक्कत है बताओ, कॉस 60 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, कॉस 60 1/2 होता है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 300 न्यूटन, तो R की जगह क्या रखोगे आप, 300 न्यूटन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 2F स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ये 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा, F स्क्वायर, और F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर 3F स्क्वायर, ओके। तो 300 इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 3F स्क्वायर। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, आपने एक रूल पढ़ा है कि रूट के अंदर a इंटू बी होता है, तो ये रूट a को भी मिलता है, और यानी कि रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हो उसको। तो चेक करो जरा, यहां पे क्या करोगे आप, ये रूट 3 को भी मिलेगा तो रूट 3 इंटू, और ये रूट F स्क्वायर को भी मिलेगा तो F स्क्वायर। अब ये F स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, F, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 300 इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू F की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये रूट 3 से इधर ले आएंगे तो डिवाइड लग जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ गया,
300 अपॉन √3 न्यूटन। आगे दोनों फोर्सेस, ये दोनों ही फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि इन्होंने हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में इन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन में तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में तो पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको और सॉल्व कर लो। कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूं, रेशनलाइज कर लो। 300 अपॉन √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे और √3 से डिनोमिनेटर में। ध्यान से चेक करो, ऊपर क्या हो जाएगा 300 √3 भाई 300 इंटू √3, 300 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 बन जा 3 इंटू 100। अब आप सबको मैं एक बात बता दूं कि भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो तो √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वहां आपको नहीं देगा वो। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है। तो यहां क्या रखोगे अब 100 इंटू 1.732। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 173 ये नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, इस पर टिक कर दीजिएगा। तो फोर्थ की वैल्यू कितनी आ गई 173.2 न्यूटन। कर लीजिए। इनकी भी खत्म हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोलता है एट द स्टार्ट ऑफ अ मोशन अलोंग अ लाइन द इनिशियल वेलोसिटी इज यू। ध्यान से चेक करिए क्या क्या दिया है उसने आपको, इनिशियल वेलोसिटी दी है एंड एक्सलेशन इज 80। ध्यान से सुन लीजिए, एक्सलेशन कितना दिया हुआ है 80। ध्यान से भैया चेक करिए जरा, एक्सलेशन कितना दिया है। हाँ देखो, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये 80 कैसे एक्सलेशन हो सकता है। अरे भाई होगा, हम क्या करें,
एक्सेलरेशन की जगह क्या दिया उसने, AT। तो याद करिए, आपको अगर u पता हो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पता हो और क्या पता हो, एक्सेलरेशन, और मैं अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछूं तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा कि नहीं लगेगा। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ें तो बोलता है द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितने टाइम के बाद पूछ रहा है, t टाइम के बाद आपको पूछ रहा है क्या, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन लेकिन कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, और आपको क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। तो भाई सीधी सी बात है, जब मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी पहले फॉर्मूले से ही तो निकालूंगा। अब सुनो, अब यहां कंफ्यूजन की बात पता है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑप्शन दिए हुए ना, इसी पे टिक लगा देगा हूं, इस पे टिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा। सबसे पहले समझ लो, देखो ये भाई एक फॉर्मूला है, ये क्या है, और इस चलो मैं आपको बोलता हूं एक्सेलरेशन 2 ले लो, कितना ले लो, 2 लो, चलो एक्सेलरेशन ए की जगह कितना डालोगे, 2। मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन m ले लो, कितना ले लो, ए की जगह क्या डालोगे, मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन 10 ले लो, कितना डालोगे ए की जगह, तो वो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन कितना लो। अब समझ में आई बात, ए की जगह कितना डालेंगे, 80। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ में आई बात। तो अब फाइनल वेलोसिटी v निकालो जरा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह तो u ही डालेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो u ही दी हुई है क्वेश्चन में, और एक्सेलरेशन a की जगह ध्यान से चेक करिएगा, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 80, और ये t तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस a इंटू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर। तो हम किस पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी पे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर। कर लीजिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड। डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई बॉडी चल रही है पहले 2 सेकेंड में कितना दूर जाती है? x। तो जब बॉडी चल रही है तो इनिशियल स्पीड कितनी लोगे? जब उसने कुछ बोला ही नहीं है तो इनिशियल स्पीड कितनी लोगे बताओ? 0। भाई सीधी सी बात है, देखो ना, रुकी हुई तो है, रेस्ट से चल रही है, तो रेस्ट से चल रही थी तो इनिशियल स्पीड लेना कितना बताया था मैंने? 0। याद रखिएगा, वो आपको बोलेगा नहीं कि बॉडी रेस्ट से चली, आपको सोचना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट से ही तो चलती है भाई, और कैसे? ठीक है, तो आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, चेक करिए, यहां पे रेस्ट पे थी वो और चल गई, कितना चली? x दूरी। तो डिस्टेंस को आप किससे दिखाते हैं? s से। तो s इज इक्वल्स टू कितना दिया है? x। यहां डिस्टेंस कितना दिया है? मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, अब इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि पहले 2 सेकेंड में सपोज वो a से कहां गई? b पे, और टाइम कितना लिया उसने? 2 सेकेंड। ठीक है ना, फिर क्या बोलता है, पढ़ो। फिर बोलता है एंड अ डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि अगले 2 सेकेंड में कितनी दूर गई? y। तो अगले 2 सेकेंड में कितनी दूर गई वो? y, यानी कि b से कहां चली गई? अच्छा, अभी भी टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम x दिया हुआ है कि 2 सेकेंड दिया है? अगले 2 सेकेंड में, तो अभी भी टाइम कितना दिया हुआ है? अच्छा एक बात बताओ, टोटल बॉडी कहां से कहां तक गई है? और टोटल टाइम कितना लिया है उसने? 2 सेकेंड तो नहीं लिया है, 4 सेकेंड लिया है। 2 + 2 4 सेकेंड लिया। तो ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस x + y है। जब मैं टोटल डिस्टेंस आपसे पूछूं तो x + y बताओगे आप, और टोटल टाइम कितना है? 2 + 2 4। तो यही वो आपको बोलता है, क्या बोलता है? अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि पहले 2 सेकेंड में तो x दूरी गई और अगले 2 सेकेंड में y दूरी गई, y डिस्टेंस ट्रेवल किया। द रिलेशन बिटवीन x एंड y, कह रहा है x और y में क्या रिलेशन होगा। अब देखो कैसे निकालें x और y में क्या रिलेशन होगा। इसको हम निकालने के लिए एक काम करते हैं, x और y में रिलेशन तभी पता चलेगा जब x और y साथ साथ आए। x और y साथ साथ आए, तो सुनो, x और y तो तभी साथ साथ आएंगे जब हम पूरी डिस्टेंस की बात करेंगे, तभी तो x + y होगा। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम पहले a से b की बात करते हैं। किसकी? फ्रॉम a टू, देखो a टू b में आपको क्या क्या पता है? आपको रेस्ट से चला है वो, तो इनिशियल स्पीड कितनी पता है? 0। आपको टाइम पता है 2 सेकेंड। आपको डिस्टेंस पता है, यानी कि s पता है, ध्यान से चेक करिएगा, s कितना पता है आपको? x। तो अगर मैं यहां फॉर्मूला लगा दूं s इज इक्वल्स टू ut + ½ at स्क्वायर, ध्यान से चेक करिएगा, s इज इक्वल्स टू ut + ½ at स्क्वायर। u का वैल्यू कितना डालोगे? 0। तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? ½ at स्क्वायर, और s की जगह कितना डालोगे? x। और टाइम कितना दे रखा है उसने? 2। तो टाइम की जगह क्या रखोगे? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। लिख दूं यहीं पे, कोई प्रॉब्लम? टाइम 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? a × 2 2a। तो a आ जाएगा कितना? x/2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, a इज इक्वल्स टू x/2 आ गया। एक्सलेशन मिला कि नहीं मिला? और इसीलिए तो परेशान थे हम, बॉडी का एक्सलेशन तो पता चले हमें। बॉडी का एक्सलेशन किसके टर्म्स में निकल आया? x के टर्म में। x दिया हुआ है, यानी कि हम बॉडी का एक्सलेशन फाइंड करने में सक्षम हैं। हमने एक्सलेशन निकाल लिया, और जब एक्सलेशन निकाल लिया तो क्या प्रॉब्लम? अब पूरी जर्नी के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि एक्सलेशन तो पता ही चल गया है। तो पूरी जर्नी के लिए अब आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला लगा सकते हो पूरी जर्नी के लिए, a से c तक के लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम a to c के लिए बताओ जरा, अब इनिशियल स्पीड कितनी लोगे? 0, क्योंकि भाई a से c के लिए भी तो चला, तो a से ही है ना। तो a से जब चला था तो रेस्ट से चला है, तो u कितना लोगे? 0 लोगे। ठीक है, अब s कितना लोगे? डिस्टेंस कितना लोगे? अब x + y लोगे, x + y लोगे। और टाइम कितना लोगे? अब 4 सेकेंड। गुड। 2 + 2 4 सेकेंड। तो टाइम कितना लोगे? 4 सेकेंड। और फिर से फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? s इज इक्वल्स टू ut + ½ at स्क्वायर। तो s की जगह कितना रखोगे? x + y इज इक्वल्स टू u की जगह कितना रखोगे? 0। खत्म हो जाएगा वो, ये पोर्शन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, और हाफ, ध्यान से चेक करो, एक्सलेशन तुम निकाल चुके हो उस बॉडी का, कितना आया है?
x/2, तो a की जगह कितना रखोगे x/2 इनटू टाइम की जगह कितना रखोगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखिए नीचे क्या है 2 2 जा 4 और 4 से 16 को काटोगे तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना आ गया x प्लस, और x को उधर ले जाओगे तो 4x माइनस x 3x, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x। आ गया कि नहीं आ गया, y इज इक्वल्स टू 3x। x और y में क्या रिलेशन है कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है 3x, यानी कि ये वाली जो दूरी है y वो x का 3 गुना है, x का 3 गुना है। डायग्राम में भले ना लग रहा हो आपको लेकिन ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो बॉडी चल रही भाई जो उसका एक्सलेशन है वो रहेगा, तो एक्सलेशन कहीं से निकाल लो, अगर निकल आ जाएगा एक्सलेशन तो पूरे में फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, आपको एक्स वाई में रिलेशन पता चल जाएगा। करिए डन। देखिए मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा ना, क्या याद रख लीजिएगा प्लीज, डिस्प्लेस ये याद ही रख लीजिए आप तो अच्छा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप मतलब क्या होता है, उसका झुकाव कितना है ग्राफ का। जैसे कि ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ये टाइम निकलता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, तो इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को बताता है। तो नोट कर लीजिए कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ, एग्जाम में पूछा गया है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स वेलोसिटी। सुन लिया क्या? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, उसका जो स्लोप अगर हम निकाल लेंगे तो वो किसको बताता है, वेलोसिटी को बताता है। ये कोई खास चीज नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था v इज इक्वल टू ds बाय dt, तो ds बाय dt क्या होता है, स्लोप होता है, ds बाय dt ही स्लोप होता है, ठीक। किसका स्लोप निकाला है, कौन कौन से ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट और, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो स्लोप ऑफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? एक्सेलरेशन। याद कर लो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाय वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। अगला क्वेश्चन यही उसने पूछा है, पूछता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन कैन बी नोन फ्रॉम द स्लोप ऑफ। एक्सेलरेशन को हम किससे पता करते हैं? नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, फोर्स टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वर्क टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन को हम किससे पता करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और वेलोसिटी को किससे पता करेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, कर लो। एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, दो अलग अलग मास हैं, अगर इसका मास कम है उसका मास ज्यादा है, दो अलग अलग मासेस को अगर सेम हाइट से फ्री फॉल करा दिया जाए अंडर ग्रेविटी, ठीक, तो दोनों नीचे आने में सेम टाइम लगाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, भारी है, और किसी बॉडी का मास कम है तो वो देर में पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, दो अलग अलग मास की बॉडी अगर सेम हाइट से नीचे फ्री फॉल करा दी जाती हैं तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगी। समझ में आई बात? तो अगला क्वेश्चन यही है, आपको क्या बोलता है? टू डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट फॉर डाउनवर्ड जर्नी अंडर ग्रेविटी। द लार्जर मास रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t। जिसका मास बड़ा है वो कितने टाइम में पहुंचता है? t टाइम में। तो बोल रहा है द स्मॉलर मास विल टेक टाइम। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो छोटा वाला मास भी कितनी देर में पहुंचेगा? t टाइम पे ही टिक लगाइएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि नीचे ऑप्शन दिया है t/2, पता लगा आपने t/2 पे टिक लगा दिया, नहीं, दो बॉडी सेम हाइट से अंडर द ग्रेविटी आएंगी तो सेम टाइम में ही नीचे पहुंचेंगी। टाइम जो होता है बॉडी का नीचे आने का वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपको बोलता है द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये देखो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। अब देखो परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर उसने ऐसे दिया होता ना v इक्वल्स टू 2 प्लस 3t स्क्वायर, अरे भाई तो चेक करो ना, आपको 2 और 3 नंबर दिए हुए ना, यहाँ पे कांस्टेंट है ना ये, तो ये p और q कैसा बिहेव करेंगे? कांस्टेंट जैसा। तो उससे परेशान मत होना। यानी कि अगर मैं आपको बोलूंगी इसका एक्सेलरेशन निकालो वेलोसिटी की हेल्प से, तो कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? dv बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाल लो? स्लोप, या फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, 2 का डेरिवेटिव 0 और 3t स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 और t की पावर में से 1 माइनस कर दो, 60 इसका आंसर आता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? देखो ये कैसे पता करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया और उसमें टाइम आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया और उसमें टाइम का टर्म आ रहा है, यानी कि t आ रहा है, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एक्सलेशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब जो बार बार चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? जो बार बार, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। हाँ, मैंने आपसे पूछा एक्सलेशन निकालो, निकाल तो लिया आपने। मैंने पूछा एट टाइम t इक्वल्स टू 1, टाइम t इक्वल्स टू 1 पे टाइम t इक्वल्स टू 1 निकालो तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। मैंने बोला टाइम t इक्वल्स टू 2 पे निकालो, t की वैल्यू कितनी रखोगे? 2, 6 2 जा 12 हो गया एक्सलेशन। मैंने बोला टाइम t इक्वल्स टू 4 पे निकालो, 4 सेकंड पे निकालो, क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24। तुम क्या देख रहे हो? बार बार एक्सलेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक्सलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। जब तुम टाइम रखते हो तो एक्सलेशन चेंज हो जाता है। ऐसे एक्सलेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। और सुनिए, मान लो कि हमने सॉल्व किया क्वेश्चन और एक्सलेशन आ गया केवल 5। जैसे मान लो वेलोसिटी की ये इक्वेशन है, v इक्वल्स टू 5t प्लस 3, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा बताओ? 5t का तो 5 हो जाएगा, 3 का 0। अब बताओ एक्सलेशन जब मैंने निकाला है तो क्या उसमें टाइम आ रहा है? तो क्या एक्सलेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। मैंने आपको बोला t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे निकालो, तो टाइम है ही नहीं, टाइम रखोगे कहां इसमें? मैंने बोला टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालो, तो टाइम है ही नहीं, रखोगे कहां? तो हर बार एक्सलेशन कितना है? 5 है। ऐसे एक्सलेशन को बोलते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, उसमें टाइम नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, बोलता है द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन बाय दिस। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। कह रहा द बॉडी इज ट्रेवलिंग विद एक्सलेशन। आपको एक्सलेशन बताना है इसका। ठीक, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सुनो। कह रहा जीरो एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, नन ऑफ द अबव। एक काम करते हैं, हम तुक्का नहीं मारेंगे, पहले ना सॉल्व कर लो इसको। एक्सलेशन पूछा है ना उसने, तो बताओ इसका एक्सलेशन कैसे निकलेगा? एक्सलेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? dv बाय dt। चलो निकालो, इसका डेरिवेटिव करो और ध्यान से करना। इसका डेरिवेटिव जब करोगे p और q को क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट। जैसे कि यहां 2 था ना, तो p यहां कांस्टेंट है, तो p का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब q तो कांस्टेंट है, जैसे यहां पे 3 था ना, q को लिखेंगे ऐसे ही और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे q से, तो 2q हो जाएगा और t की पावर 2 - 1 t, 2qt आ गया। तो सुनो, एक्सलेशन कितना आया? 2 कोई नंबर है और q भी क्या है? कोई नंबर है। एक्सलेशन बताओ टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। समझ में आई बात? अगर मैं टाइम 1 रखूं तो एक्सलेशन 2q हो जाएगा। अगर मैं टाइम 2 रखूं तो एक्सलेशन 2 2 जा 4, 4q हो जाएगा। अगर मैं टाइम 3 रखूं तो 2 3 जा 6q हो जाएगा एक्सलेशन। एक्सलेशन बार बार चेंज हो रहा है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम नीचे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कर लीजिए। और कराएं या रहने में? हाँ, करा देते हैं। रुको, इंक लानी पड़ेगी। मम्मी की फोन पे कर दो फोन। तो दिया कोचिंग में फिर रह जाएगी तो बात कर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक छोटा सा बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है अक्सर। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला देखो। अब पहले इसको आप फील करो, ये nth सेकेंड क्या होता है, ध्यान से चेक करना। ये गिर रही है, गिर गई, बड़ी तेज चली गई, मैं आपको दिखा नहीं पाया। चलो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूं। देखो पहला सेकंड निकला, दूसरा सेकंड निकला, तीसरा सेकंड निकला। ध्यान से सुनो जरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर मैं आपको बोलूं ना कि तीसरे सेकंड में, तो ध्यान से चेक करो, पहले सेकंड में यहां से आई, दूसरे सेकंड में यहां से आई, तीसरे सेकंड में यहां से यहां आई। तो डायग्राम बना रहा हूं, उसका चेक करना जरा, ठीक। पहले सेकंड में यहां तक पहुंच गई थी वो, दूसरे सेकंड में यहां तक पहुंच गई थी, तीसरे सेकंड में। अगर मैं आपको पूछूं ना कि तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, ध्यान से जरा चेक करना, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करती, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यहां से यहां तक ना, आप बोलोगे जैसे इनिशियल पॉइंट था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये। अगर मैंने बोला तीसरे सेकंड में बॉडी कितना दूर चलती, तो बी से, भाई तीसरा सेकंड समझते हो ना, तीसरा सेकंड क्या होता है बताओ, जब 2 सेकंड लग जाता है उससे लेके जब तीसरा सेकंड खत्म हो रहा होता, समझे। तो यहां 2 सेकंड स्टार्ट हुआ और यहां तीसरा सेकंड खत्म हो रहा है, तो तीसरे सेकंड में ये वाली दूरी चलती है। अब समझे, अगर मैं बोलूं कि दूसरे सेकंड में कितनी दूरी चलती है, तो जब पहला सेकंड खत्म होगा तो दूसरा लग जाएगा, तो यहां से यहां तक जो दूरी तय करेगी वो दूसरे सेकंड में होगी। अब समझे, तो nth सेकंड में जो दूरी होती है ना, nth, n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, n का 2 रख दूंगा तो दूसरे सेकंड में n का 3 रख दूंगा, तो तीसरे सेकंड में n4 रख दूंगा, तो चौथे सेकंड में n5 रख दूंगा, तो पांचवें सेकंड में, ठीक। तो सुनो, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एक फॉर्मूला है, nth सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला जो होता है ना, वो Sn = u प्लस हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, u प्लस हाफ a इन द ब्रैकेट 2n-1 होता है। क्या होता है फॉर्मूला, nth सेकंड में चली गई दूरी का, बताइए। u के साथ t नहीं लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, u प्लस हाफ a इन द ब्रैकेट, ये सब मल्टीप्लाई में हाफ इंटू a इंटू ब्रैकेट में 2n-1। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। चलिए देखिए जरा इस फॉर्मूले में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है अब बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन a = 8 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो एक्सलेशन दिया हुआ है कितना, 8 मीटर/सेकंड²। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u कितना होता है, 0, तो u कितना ले लेंगे, 0। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन, हाँ, 5th, जैसे ही 5th बोला, 6th बोला, यानी कि nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 5th बोल रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो S5 क्या हो जाएगा, S5 का मतलब 5th सेकंड में चली गई दूरी, क्या हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ इंटू a की जगह कितना रखोगे, 8 इन द ब्रैकेट 2 इंटू n की जगह कितना रखोगे, 5 - 1, ठीक है, = 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहां बचा 4 और ब्रैकेट में 2 5 = 10, 10 - 1 क्या होता है, 9, और 9 4 क्या हो जाएगा, 36। अगर एक्सलेशन मीटर/सेकंड² में दिया था तो डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। तो 5th सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 36 मीटर। कर लीजिए,
भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोलता है टू पार्टिकल्स P एंड Q आर इन मोशन, दो पार्टिकल P और Q मोशन में है, ठीक है ना। देयर डिस्प्लेसमेंट टाइम आर रेस्पेक्टिवली इंक्लाइन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा जरा, कौन सा ग्राफ दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रहा है। तो मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए जरा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहां क्या हो गया, टाइम, ठीक है ना। तो P और Q के बारे में बात कर रहा है। P का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कितना एंगल बनाता है, इंक्लाइन का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सेस से कितना एंगल बनाता है। तो ये पार्टिकल P का ग्राफ है जो कि कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री एक्स एक्सेस से, और इसी तरीके से Q कितना इंक्लाइंड है, 60 डिग्री। तो ये देखिए ये पार्टिकल Q कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, वो आपको बोलता है देयर रेशियोज ऑफ वेलोसिटी इज, देयर रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि वेलोसिटी किसकी पूछ रहा है, पार्टिकल P की वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ पूछ रहा है, पार्टिकल Q की वेलोसिटी, पार्टिकल P और पार्टिकल Q की वेलोसिटी का रेशियो पूछा। देखो वेलोसिटी पता है कैसे निकलती है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी कैसे निकलती है, स्लोप निकालना पड़ता है। किसका स्लोप निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। और सुन लीजिए स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक तो v होता है ds/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव निकाल दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और v इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ये भी स्लोप होता है। क्या होता है, tan थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, एक्स एक्सेस के द्वारा बनाया गया एंगल। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा या 10th में आपने पढ़ा होगा, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। तो ये वाले ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, P का क्या निकाल लेंगे, tan 30। तो जब सुनो ध्यान से, जब tan 30 निकाल लेंगे तो वो किसकी वेलोसिटी आ जाएगी, पार्टिकल P की, क्योंकि पार्टिकल P का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सेस से कितना एंगल बनाता था, 30 डिग्री। तो पार्टिकल P का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan 30, और यही स्लोप क्या होगा पार्टिकल P की, वेलोसिटी। और इसी तरीके से पार्टिकल Q की जो वेलोसिटी होगी वो हम किससे निकालेंगे, पार्टिकल Q का स्लोप, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम tan 60, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। ये √3 नीचे आएगा ये वाला, तो √3 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया, 1:3। ओके कर लीजिए।